अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिन स्टोरीज़ को हम डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले आज की बड़ी डेवलपमेंट पे बात होगी। 9 मई हमलों के मुकदमात में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है और मज़ीद 60 मुलजिमान को सज़ाएँ भी सुना दी गई हैं, जिनमें हसन न्याजी भी शामिल हैं, जिन्हें 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। तमाम मुलजिमान के पास अपील का हक भी मौजूद है। अब सवाल ये है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि सिविलियंस जो है वो उनका फौजी ट्रायल हुआ है, तो ये फैसला कहां कहां चैलेंज होगा और अब अगली बारी किसकी होगी, अपने पैनल के सामने ये सवाल रखेंगे। आज की दूसरी स्टोरी में हम बात करेंगे उस मुलाकात की जो बानी पीटीआई और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान हुई है। बानी पीटीआई ने कहा था कि मुज़ाकरात के अमल को मानी खेज़ बनाने के लिए ये मुलाकात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साहबजादा हामिद रज़ा ने मुलाकात के बाद गुफ्तगू भी की और इसके साथ साथ मईशत को लेकर इमरान साहब ने एक दिलचस्प बात की है, उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। डिस्कशन के लिए मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। स्टूडियोज़ में ज़ुनैरा अज़हर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ मोहम्मद आदिल साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और कानूनी पहलू जानने के लिए और समझने के लिए हमारे स्पेशल गेस्ट हसन रज़ा पाशा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लीगल एक्सपर्ट हैं, उनसे हम कानूनी पहलू जानेंगे और आगाज़ में हसन रज़ा पाशा साहब से ही करूँगी। हसन साहब, 9 मई हमलों के मुकदमात में अब हमने देखा कि जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई मुकम्मल हो गई है और तमाम जो 85 मुजरिम थे उन्हें सज़ाएं भी सुना दी गई हैं। पहली बार ऐसा हुआ है तारीख में कि सिविलियंस ने फ़ौजी ट्रायल का सामना किया है और इनके पास अपील का हक भी मौजूद है। हमें प्लीज़ समझाइएगा, गाइड कीजिएगा कि ये फ़ैसला कहाँ कहाँ चैलेंज हो सकता है। देखें, ये थोड़ा सी मैं दुरुस्त की करता चलूँ कि ये फर्स्ट टाइम सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हुआ। अच्छा। बल्कि अगर देखा जाए तो मोहतरम इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 36 सिविलियंस का ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट्स में, उनको सजाएं भी हुई, बल्कि उनमें से कुछ लोग अभी भी सजा भुगत रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि इसको अगर आप 21वीं तरमीम, आईनी तरमीम के तनाजुर में देखें तो उस वक्त वो सनसेट क्लास थी। पहले 1 साल के लिए ये इजाजत दी पार्लिमान ने आइन में अमेंडमेंट करके कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। फिर वो मुकम्मल नहीं हुए तो 1 साल की और एक्सटेंशन हुई और 2 साल तक। अब इसमें क्या डिस्टिंक्शन है कि हुकूमत ने या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आइन में अमेंडमेंट किए बगैर क्यों मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया इनका। तो मैं समझता हूं कि एक तो मिलिट्री एक्ट 1952 में ये गुंजाइश मौजूद है कि मिलिट्री कोर्ट्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ये कुछ स्पेशल बनाई नहीं गई। दूसरी चीज जो है वो ये है कि इन तमाम मुल्ज़मान के खिलाफ इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने 9 मई को जहां जहां मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी, कोई ISI के ऑफिस हो गए, जना हाउस हो गया या और कुछ जो शोधा के मुजस्मे तोड़े फोड़े गए इस तरह के, तो उनको सीक्रेट एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, चार्ज फ्रेम किया गया और इनको अल्टीमेटली सजा दी गई। लेकिन एक चीज जिस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स क्या ऐसे सिविलियंस का ट्रायल कर सकती हैं। तो जो पहली वाली है आईनी तरमीम के हवाले से जो थी उसकी हद तक तो इनको इजाजत थी, लेकिन हम ये समझते हैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। लेकिन इसकी बड़ी थिन लाइन है, जो सिग्निफिकेंस है इन केसेस की वो ये है कि मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स जहाँ थी वहाँ पे एक प्लानिंग कह लें या एक तयशुदा मंसूबे के तहत कह लें कि ये सारा मॉब वहाँ पे इकट्ठा हुआ जो कि बिल्कुल एक रूटीन से हट के था। मसलन अगर लाहौर में PTI एहतजाज करती थी तो वो लिबर्टी चौक पे करते थे, रावलपिंडी में करते थे तो वो लियाकत बाग के बाहर बड़ी रोड पे करते थे। लेकिन 220 जगह पे जहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन है पूरे पाकिस्तान में एक ही टाइम पे मॉब का वहां जाना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और इस पे बानी PTI ने अपने एक स्टेटमेंट में ये बात तस्लीम की थी कि मैंने उनको कहा था कि मेरे अरेस्ट होने की सूरत में आपने वहां जाना है। इस हद तक तो एडमिशन है, लेकिन
मैंने उनको इस तरह का कोई हिदायत नहीं दी थी कि आपने तोड़ फोड़ करनी है या गिराव जलाओ करना है। ये आप देखें, जब इतना मॉब होता है और एक बंदा भी अगर मॉब से हट के किसी तरफ जा रहा होता है तो 50-100 आंखें उसको देख रही होती हैं और वो उसको फॉलो करती हैं। बहरहाल अब तारीख के आईने में देखा जाएगा कि इन सजाओं की क्या अहमियत है और जमहूरी हवाले से देखा जाएगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए ये कितने फायदेमंद है या कितना नुकसानदेह है, ये तारीख फैसला करेगी। ठीक है, आपका जो राय है, आपका जो जवाब है वो आ चुका है। जिस तरह से आपने बात की कि बतौर स्टूडेंट्स ऑफ लॉ आप ये इस चीज़ की मदद करते हैं कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए ज़ुनैरा, लेकिन हमने देखा कि अता तारड़ साहब ये कह रहे थे कि जिस तरह से मुनशियात का मुकदमा जो है वो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स देखेगी, इसी तरह से रेलवे तनसीबात पे हमला होगा तो रेलवे पुलिस उसे देखेगी, फ़ौजी मकामात पर हमले हुए तो फ़ौजी अदालत उसे देखेगी, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो ट्रायल है वो आलमी कवानीन की पासदारी के तहत हो रहा है। अता तारड़ क्योंकि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस गवर्नमेंट के होते हुए ये सब कुछ हो रहा है, तो वो तो दुनिया में जितनी बुक्स और लॉज बने हुए होंगे वो कहीं ना कहीं से कनेक्शन जोड़ के ले आएंगे ये बताने के लिए कि ये सब ठीक हो रहा है। हमने इंडिपेंडेंटली ये देखना है कि ये सारा मामला क्या है। तो वो जिस थिन लाइन का जिक्र हसन रज़ा पाशा साहब कर रहे थे वो ये है कि वैसे तो असूलन अगर सिविलियंस ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे भी अटैक किया है तो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का ये काम बनता है कि एक कौमी इदारे की तनसीबात पे हमला हुआ है तो आप उस पर ट्रायल करें। लेकिन यहाँ सर्कमस्टांसेस डिफरेंट ऐसे हैं कि फैज़ हमीद केस में वो इसको लिंक कर रहे हैं कि शायद कहीं और से भी सहूलतकारी मौजूद थी, विच मीन्स के फौज के बीच में से। अब आपको पता है एक कोर्ट मार्शल भी हुआ था लाहौर के कोर कमांडर का, जो उस टाइम पे कोर कमांडर थे, और अगर प्योरली मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनका काम था इसको रोकना। उनके पास इतने चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, सब कुछ अवेलेबल होता है, उसको होते हुए भी वो अपने ही कोर कमांडर हाउस के अपने ऊपर अटैक को क्यों नहीं रोक सके, इसलिए ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। सो जो मिलिट्री लॉज होते हैं वो तो बड़े रिजिड होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, विदाउट लॉजिक होते हैं। आपने वायलेट किया यू विल बी अकाउंटेड फॉर इट। लेकिन जब उसमें सिविलियंस और मिलिट्री के अंदर से लोगों की मिली भगत आ जाए, दैट इज वेयर थिंग्स आर कंफ्यूज्ड। और उसको, उस कंफ्यूजन को दूर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको आईनी कवर दे के। आपकी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप ट्रायल्स करें जिनको आपने कस्टडी में रखा हुआ है, जिसको छोड़ना है छोड़ें, जिसको सजा देनी है सजा दें और जेलों में मुंतकिल करें। और आज जेलों में भी मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं लोग। तो एज लॉन्ग एज आवर सुप्रीम कोर्ट इज टेलिंग देम कि दिस इज लेजिटिमेट, तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? दैट इज द मेजर क्वेश्चन। इंटरनेशनल लॉज हम पे अप्लाई किसी हद तक ही होते हैं, लॉ ऑफ द लैंड पहले होता है। सो जब बाहर से कोई आपके ऊपर ये प्रेशर बिल्ड करे कि जी आपने ये कैसे किया, तो पहला जवाब तो ये बनता है कि हाउ इज दिस योर बिजनेस। तो दिस इज हाउ आई लुक एट इट। ठीक है आदिल साहब, आप किस तरह से देखते हैं, और स्पेशली हम देखें कि इस ट्रायल के हवाले से और अब ये जो सजाएं सुना दी गई, इसकी टाइमिंग को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए टाइमिंग तो जाहिर सी बात है, जैसे बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही ताखीर का शिकार था ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया 4-1 से, फिर एक 6 रुकनी बेंच में 5-1 से एक डिसीजन हुआ कि आप ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन आपने जो डिसीजन है वो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होंगे। और फिर जो अब आईनी अदालत ने फैसला दिया, उन्होंने कहा जी आप डिसीजन भी सुना दें। तो बेसिकली आला जो अदलिया है हमारी, उसकी वजह से ये सारा प्रोसेस जो है वो ताखीर का शिकार था। मैं ये समझता हूँ कि इंसाफ जो है वो हर मुल्जिम का, हर मुजरिम का जो है वो राइट है, और इस तातुल की वजह से, यानी कि एक आला तरीन अदलिया ने इसको इतना कैजुअल लिया कि 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, अभी तक वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, इसको फाइनल कर देते। 1 साल से आप पेंडिंग चले आ रहे हैं फौजी अदालत में केस मामला जो थे। अब एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, वो गलत है सही है वो एक उसके ऊपर एक अलग सवाल है कि वो फौजी सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक प्रोसेस है वो हो गया। अब वो जो इंसाफ के तकाजे हैं वो तो कम से कम जो राइट है उसका एक मुल्जिम का, वो तो उसको मिलेगा ना। अब एक प्रोसेस हो गया, अब अपील जाएगी, फिर हाई कोर्ट में जाएगा मामला, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि यहाँ वक्त और हालात के हिसाब से कानून भी बनते हैं, आइन में तरामीम भी होती हैं, ये भी कुछ इसी किस्म के हालात है और मामलात हैं। और जो दूसरी चीज़ इसमें यह है कि तहरीक इंसाफ
बेशक इससे जितना मर्जी डिनाइल दे दे, वो ऐसा सरकमस्टेंसेस या उसने जहन साजी अपने कारकुन की थी तो उसके कारकुन उस तरफ गए थे और उन्होंने जो है फौजी तनसीबात को जो है वो हमला किया था। तो ये इसमें ये नहीं कह सकते कि पीटीआई जो है वो बरी जिम्मा नहीं हो सकती किसी उससे। आप फौजी तनसीबात पर हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर ट्रायल भी फिर उसी तरीके से होगा ना। स्पेशल जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर तो फिर स्पेशल हालात की ट्रीटमेंट भी फिर स्पेशल तरीके से ही होगी। लेकिन मैं जो इसमें जो पॉजिटिव पहलू समझता हूँ कि एक इंसाफ का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। उसमें उनको इसमें से बेशतर जो जिनको 2 से 3 साल की सजाएं हुई हैं, मैं समझता हूँ कि वो जब मामला हाई कोर्ट में जाएगा तो उसमें से 20 से ज्यादा ऐसे मुजरिम हैं जिनको जो है वहां से जमानत मिल सकती है अगर हाई कोर्ट चाहे। चूंकि वो 3 साल से कम सजाएं हैं तो उनको रिलीफ मिल सकता है। बाकी जो मामला है वो जो इससे ज्यादा के जो सजाएं हैं उसमें वो ट्रायल जाहिर सी बात है वो चलेगा और उसमें अगर एविडेंस उनके खिलाफ स्ट्रांग है तो उनकी सजाएं बरकरार भी रह सकती है। लेकिन इसमें जो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पॉजिटिव पहलू ये लग रहा है कि एटलीस्ट ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट तो हुआ और अब जिस तरह से इन मुजरिमान को अपील का हक भी मौजूद है तो राइट भी ये यूज कर सकते हैं। हसन साहब, अब हमने देखा कि इन मुजरिमान को सजाएं तो सुना दी गई हैं। अब 9 मई के जो मंसूबा साज जिन्हें कहा जा रहा है, मास्टरमाइंड जिन्हें कहा जा रहा है, आपको लगता है कि अब अगली बारी उनकी है? देखिए, जब कोर्ट में चालान पेश होता है तो उसमें तमाम जो मुल्जमान हैं और जो मुमकिना मुल्जमान हैं उनके नाम लिख दिए जाते हैं और उनको लिंक करने के लिए कोई एविडेंस भी विटनेसेस की सूरत में उनके नाम मेंशन होते हैं। आप देख लें कि 9 मई का ये वकूआ है और आज तकरीबन 1.5 साल हो गया है, होने वाला है। तो कहाँ से लिंक किया, कौन से मंसूबा साज और कौन से फैसिलिटेटर हैं जिनको लिंक करना है, और रिलेटेड स्टेज पे अगर आप करेंगे तो उसके लिए आपको रीजनिंग देनी पड़ेगी। जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है वो ये देखती है कि कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। अब कड़ी आप एक पोर्शन को यानी 85 लोगों को आप सजा दे रहे हैं और अभी तक जो फैसिलिटेटर है या सो कॉल्ड मंसूबा साज हैं आप उनके नाम तक नहीं मेंशन कर रहे। कम अज कम अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली उनके नाम इन चालान में पेश होने चाहिए थे, मेंशन होना चाहिए था। अगर आज इनकी सजा देने के बाद आप किसी और के नाम देते हैं तो ये नजर आएगा कि ये कोई मुनासिब तरीकाकार नहीं है। आप 9 मई को आपने FIR दर्ज कर दी, आपने उनको अरेस्ट किया, हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आपने उनके खिलाफ चार्जशीट कर दिया, तो वो फैसिलिटेटर और वो किधर गए? तो अगर अब आप करेंगे तो ये जो कानून है वो इस चीज को मानता नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये प्रोसिक्यूशन से, यानी कि जो ये इन्वेस्टिगेशन करने वाले और आगे केस पुट अप करने वाले कोर्ट में, उनसे या तो काहली हुई है, सुस्ती हुई है, या उन्होंने इसको बड़ा लाइट लिया है। अगर वो करते तो पहले कर देते। आज इतने डिले के बाद अगर किसी और का नाम लेके आप उसको करेंगे तो ये कैसे ठीक है होगा? अब ये कौन से ऑप्टिक्स यूज हो रहे हैं, ये सवाल भी अपने पैनल के सामने रखेंगे कि फैसिलिटेटर्स के नाम अभी तक क्यों नहीं पेश किए गए। हसन रजा पाशा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आज हमने देखा कि बड़ा एक अहम दिन था, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। 9 मई हमलों के मुकदमात में जनरल फीड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। 85 मुजरिमों को सजाएं सुना दी गई हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं, आप क्या पहलू इसमें से निकालते हैं, कैसे रीड कर रहे हैं आप इसे? देखें, एक बात है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बिकॉज ऑफ द कोर्ट ने स्टे किया हुआ था कि जी आप जजमेंट अनाउंस नहीं कर सकते। काफी हद तक आपका प्रोसेस हो चुका था, एविडेंस हो चुकी थी। आई थिंक दे वर वेटिंग कि ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान अलाउ करे तो उसके बाद पनिशमेंट्स होंगी। देखना ये है कि ये आप मैंने पहले भी ये कहा था कि देखें, एक एम्बिग्युइटी क्रिएट की जा रही है, इंटेंशनली की जा रही है कि पता नहीं इसमें से ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं, जो एक्यूज को पूरा हक दिया जाता है गवाह पेश करने का, अपनी मर्जी का वकील रखने का, अपनी सफाई पेश करने का। ये तमाम चीज़ें नॉर्मल कोर्ट्स की तरह यहाँ पर होती हैं। द ओनली डिफरेंस, मैंने एक दो दफ़ा पहले भी दूसरे प्रोग्राम में बताया, देखें जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं या स्पेशल कोर्ट्स हैं उनके बाद 20-20, 25-25 मुकदमे होते हैं।
वो 2-2 महीने बाद एक केस की एक तारीख लगती है, उसमें वो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि 8 से 10 साल लग जाते हैं। तो आप वो जो मकसद होता है किसी को सज़ा देने का कि जो बाकियों को सबक हो, वो नहीं रहता। इसमें मिलिट्री कोर्ट में एक प्रेसिडेंट होता है बोर्ड का, उसके बाद उसके 2-3 मेंबर होते हैं और ये एक ही केस सुनते हैं। तो वो रोज़ाना की बुनियाद पर वो केस सुनते हैं और उसको जब भी टाइम पूरी जजमेंट कंप्लीट होती है और नोइंग द फैक्ट कोर्ट को ये मालूम है कि ये कोर्ट केसेस अल्टीमेटली विल गो टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जाके वहाँ पर ये पेश होंगे और ये अगर एविडेंस प्रोसिक्यूशन कंप्लीट नहीं है, डिफेंस कंप्लीट नहीं है, ये मौका नहीं गया, कोई लकूनत रह गए तो वहाँ पर कोर्ट। सो अपनी साख का भी ख्याल करते हुए और फिर इसके साथ एक प्रॉपर जज एडवोकेट जनरल ब्रांच का एक क्वालिफाइड सीनियर ऑफिसर साथ होता है जो कि कानूनी मशवरे देता है। ठीक है हारिस नवाज साहब, आपकी गुफ्तगू से अगर मैंने गलत नहीं समझा तो जुनैरा ये सवाल मैं आपके सामने लेके आना चाहूँगी, यानी हम ये कहें कि केसेस का मिलिट्री कोर्ट्स में जाना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज्ड है, यानी जल्दी ये फैसले हो जाएंगे और होना वही था। अगर सिविलियंस की अदालतों में ये फैसले होते मतलब नॉर्मल अदालत में ये फैसले होते तब भी यही प्रोसीजर होना था, और मिलिट्री कोर्ट्स ने अगर फैसला सुनाया तब भी उनका जो भी जुर्म है उसके अकॉर्डिंगली फैसला सुनाया। किस तरह से आप देखती हैं इसको? देखिए फ़र्क तो है। जो एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे जिस तरह एक आम अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट काम करती है, ऑफ कोर्स फौजी अदालत उस तरह तो काम नहीं करती, लेकिन ऑफ कोर्स उसके अपने प्रोसीजर्स हैं। अब उन प्रोसीजर्स में अगर कोई कमी है तो उसी वजह से ये बीच में राइट ऑफ अपील रखा गया है कि ठीक है, अगर कोई समझता है कि वहाँ उसके साथ ज़्यादती हो गई है तो वो हाई कोर्ट चला जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाए। तो वो राइट टू फेयर ट्रायल को इक्वेट ही इस चीज़ से किया गया है, जिनका ये क्रिटिसिज्म था ऑन द मिलिट्री कोर्ट्स कि वहाँ राइट टू फेयर ट्रायल पूरा नहीं होता। आर्टिकल 8 की मैं बात कर रही हूँ, तो वो उन्होंने उसे इक्वेट ही इससे किया है कि अगर आप समझते हैं कि आपको गलत सज़ा हुई है तो आप चले जाएं, हाई कोर्ट में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। दैट सेड, इन वेरी कॉन्टेक्सचुअल सर्कमस्टांसेस में, जिसमें एक वाक़या हुआ है जिसमें उस मुल्क का एक एक्स वज़ीर आज़म डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अभी मेरे जहन में एज हसन रज़ा पाशा साहब वाज स्पीकिंग, मेरे जहन में क्वेश्चंस आ रहे थे कि वो कह रहे हैं आपने फैसिलिटेटर को तो अभी तक आपने नॉमिनेट ही नहीं किया, बुलाया ही नहीं है। द थिंग इज़ कि क्या कोई लॉ में जिस तरह प्रेसिडेंट्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को इम्यूनिटीज़ हासिल होती हैं, तो मेरे ख्याल है इस वक्त बहुत बड़े क्वेश्चंस लोगों के जहनों में ये होंगे कि क्या एक वज़ीर आज़म का ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है या नहीं हो सकता। इसीलिए हम रोज़ाना की बुनियाद पे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या बानी पीटीआई भी उधर जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ बानी पीटीआई नहीं है, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो देयर आर टू मेनी लीगल क्वेश्चंस हेयर जिनको किस तरह एड्रेस करना है, वी कैन ओनली वंडर। ये ज़रूर है कि सिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। सज़ाएँ, जिस तरह हसान न्याजी का मामला है, उनकी जो वीडियो थी, मैं एक मिसाल के तौर पर कह रही हूँ, अगर उसके ऊपर उन्हें छोड़ दिया जाता तो एक तो उनके वालिद के ऊपर बात जाती, क्योंकि उनके ताल्लुकात हैं, ही इज़ अ नोन फिगर, कॉलम भी लिखते हैं, सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, तो कहा जाता जी साइड ली गई है। इसी तरह एक ब्रिगेडियर साहब, रिटायर्ड ब्रिगेडियर अकरम, जिनको सज़ा हुई है, उनकी बड़ी वाज़ेह वीडियो थी कि जिना हाउस में पीछे जब चीज़ें जल रही थी तो वो वीडियो बना रहे थे और उन्होंने आर्मी की कैप पहनी हुई थी। अब एक यूनिफॉर्म का आप मजाक उड़ा रहे हैं और एक कैप पहन के आप एक्स ऑफिसर होते हुए ये सब कर रहे हैं, ये इदारा कैसे टॉलरेट करेगा? दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन, एंड दैट टू इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। तो ये तो सब कुछ इट वाज रिटन ऑन द वॉल, देर हुई है दैट्स डिफरेंट, बट ये तो होना ही था। ठीक है आदिल साहब, जिस तरह से अता तारर भी ये गुफ्तगू कर रहे थे कि अगर हम बानी पीटीआई की बात करें, अब वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं फौजी अदालतों पे, अगर इतनी बुरी थी तो फिर अपने दौरे हुकूमत में वो इनके फ़ज़ाइल क्यों बयान करते थे, वो ये सवाल कर रहे हैं। देखिए, जो हमारी सियासी शख्सियात हैं वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग से, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से कभी भी बाज नहीं आती। जब इमरान खान का दौर था उनके लिए बहुत सारा उस वक्त चीज़ें ठीक थी, उस टाइम फौजी अदालतें भी उनके लिए ठीक थी। उस वक्त उनके लिए एहतजाज जो है वो गलत था। वो ये कहते थे कि रियासत अगर एहतजाज रोकना चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है। आज वही सब कुछ ये हुकूमत कर रही है तो वो उनकी नज़र में गलत है, क्योंकि वो खुद विक्टिम है। तो ये हर मौके पर हर पॉलिटिकल जमात का जो है वो अपना मौक़िफ़ है।
कभी तहरीक इंसाफ विक्टिम होती है, कभी मुस्लिम लीग नून विक्टिम होती है। और ये पॉलिटिकल जो लोग हैं, ये सियासतदान जो हैं, ये कभी अपनी उस माजी से सबक नहीं सीखते। ये हर दफ़ा एक आप ये समझते हैं कि आज तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो कल को शायद हमारे साथ ना हो। तो ये इनको पता है कि इनके साथ भी कल को कोई ऐसे हालात बने, इनके साथ भी यही सारा कुछ इसी तरह से हो सकता है। तो जहां तक बाकी जो मामलात है, इसमें जो बात हो रही थी, हसन रजा पाशा साहब ने भी एक सवाल उठाया था। देखिए, जितनी भी FIRs हुई हैं 9 मई की, उसमें मंसूबा साजी या जहन साजी के हवाले से तकरीबन मोस्टली तमाम FIRs के अंदर जो है वो इमरान खान का नाम है। तो ये इसमें कोई ढकी छुपी भी बात भी नहीं है। जितने मुकदमात हैं वो इमरान खान के खिलाफ ऑलरेडी दर्ज हो चुके हुए हैं। उसके कुछ एविडेंस, जाहिर सी बात है वो एक साबिक वजीर आजम है और एक पॉपुलर सियासी शख्सियात है। माजी पे नजर डालें तो किसी जो सियासी लीडर है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उसके केसेस कभी भी मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चले। ये एक नया सिनेरियो है। जिस किस्म का स्टांस या जिस किस्म का बयानिया इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ या उसकी फौजी क़यादत के खिलाफ जो है वो बनाया था, इससे वो हमने 70s के अंदर भी इस किस्म का बयानिया जो है वो तमाम तर हालात के बावजूद नहीं देखा था। तो ये हालात और वक्त जो इस वक्त सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब मुझे जो लगता है 85 तकरीबन हो चुके हैं। इसके बाद जो आने वाला फैसला है वो यकीन जनरल फैज के हवाले से होगा और जनरल फैज अपने साथ किस तरह से इमरान खान को लिंक करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उसी की बुनियाद पर जो फ्यूचर में जो इमरान खान के खिलाफ फर्दर जो फैसला है वो हो सकता है कि उनको फौजी अदालत में ट्रायल होना है या नहीं होना। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि जो 190 मिलियन का जो केस है वो इसीलिए खास तौर पर फोकस है उसके फैसले के ऊपर कि कोई ऐसा जो लीगल पहलू मिस ना हो जाए जिसकी वजह से उनको जो है वो किसी अदालत में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए कोई रिलीफ का सामान पैदा हो जाए। इसीलिए वो फैसला भी बड़े सोचे समझे तरीके से जो भी जज साहब लिख रहे हैं वो बड़े उसमें जो उसके सारे पहलू कवर करके यकीनी तौर पर फैसला 6 जनवरी को सुनाएंगे। तो ये हालात चूंकि स्पेशल हालात हैं, उसमें स्पेशल फैसले इसी तरह से होते हैं। बदकिस्मती तो ये है कि हमारा जो रूटीन का अदालती निजाम है अभी जो सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो रहा है तो अभी बैरूनी रद्द अमल सामने आ गया है, एक दबाव, एक प्रेशर क्रिएट हो गया है। तो आगे अगर चल के अगर बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल होता है ब्रिगेडियर साहब, तो फिर जो प्रेशर आएगा उसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा? देखिए, एक तो बात यह है कि पाकिस्तान इज अ सॉवरेन कंट्री। पाकिस्तान का अपना आइन कानून है और आला अदालत है। सब ने मिल के ये मिलिट्री कोर्ट्स को अलाउ किया कि वो फैसला सुना दें। नंबर 1, 1972 से लेके और 2023 तक आपको पता है कि 1875 केसेस मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के चले और सजाएं हुई, उन पर अमल दरामद भी हुआ। सिर्फ इसके PTA के दौरे हुकूमत में 2018 से लेके और 2022 तक आपको मालूम है कि 180 सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ है, उनको सजाएं उन पर अमल हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए कि जब ये चीज़ें हो रही हैं तो उस वक़्त क्या PTA के वक़्त में हुआ? अब जो हर्जा सवाइद सराई की जा रही है, देख रहे हैं ये प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है वो हक़ाइक़ से हट के अगर बात ये फैक्ट्स एंड फिगर, उसमें भी 2018 में आप अगर आपने 25 लोगों को दी है, 2019 में 61 लोगों को दी है, 2020 में आपने 46 लोगों को दी है, फिर 2021 में आपने 2025 लोगों को दिए, इट कम्स टू 180। तो उस वक्त सजाएं मिली है। सेकंड, ये अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस है जिसमें आपके लोगों ने, आपकी लीडरशिप ने उकसा के लोगों को उनका ब्रेन वॉश करके आपने उनको मिलिट्री कोर कमांडर के घरों में, GSP में, ISC के हेडक्वार्टर में, जो निशान हैदर शोहदा की जो यादगारों के ऊपर जहाज अपने ये एयरफोर्स में अटैक किए, तो आपने क्या दुनिया को मैसेज दिया? आप क्या अपने मुल्क की फौज को कमजोर करना चाहते हैं? आप देख लेना इराक में, लीबिया में और अभी सीरिया में क्या हुआ। सीरिया की फौज कमजोर थी, इजरायली पहुंच गए। आज आपकी पूरी कोशिश उन्होंने रियलाइज कर ली है कि पाकिस्तान की फौज जब तक मजबूत है पाकिस्तान की फेडरेशन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सो दे आर टारगेटिंग इट। और वो नैरेटिव जिसमें हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टी कुछ समझते नहीं है कि ये कितना नुकसान है मुल्क के लिए। अगर खुदा न खास्ता फौज यहाँ पर कमजोर होगी, फौज यहाँ पर नहीं होगी, तो फिर कौन सी दुश्मन की फौज होगी? अपने मुल्क में आज़ादी से रह रहे हैं। ये इस वक्त मुल्क के ऊपर 5th जनरेशन वॉर प्लस आपके पास टेररिज्म
उसके बाद सोशल मीडिया, सी व्हाट ऑल इज हैपनिंग। हमें, बल्कि मैं तो कहता हूँ यहाँ पर अभी आपके मिसाइल तक जो मॉडर्नाइजेशन के ऊपर भी वो आपके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। आप ये देखें कि हमें तो बल्कि ये नेशनल असेंबली में जॉइंट सेशन में सेनेट के जाके करारदाद लानी चाहिए, कहना चाहिए कि पूरी कौम खड़ी है मसला पर, हम ये कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है हारिस नवाज साहब, मैं जुनैरा के सामने ये सवाल रखना कि जुनैरा, एक मैसेज वो था जो 9 मई 2023 को दिया गया, वो भी सबने देखा, और अब एक ये पैगाम है जो फौजी अदालतों के थ्रू सज़ाएं सुनाई गई हैं। डज इट मेक एनी डिफरेंस? आपको लगता है कि इससे कुछ सबक मिलेगा और आने वाले वक्त में हम कुछ बेहतरी देखेंगे इस हवाले से? वेल, ओनली टाइम कैन टेल, क्योंकि देखें मुज़ाकरात की जो गूंज थी वो जिस दिन से स्टार्ट हुए हैं उससे अगले दिन ही पहली सज़ाएं सुनाई गई, और अभी वो चल रहे हैं मामला, तो ये सज़ाएं भी आ गई हैं। तो एक तो क्लियर मैसेजिंग पीटीआई के लिए ये है कि आपके साथ बातचीत इस चीज़ पे तो होनी नहीं है ना कि जिन लोगों ने ये सब कमिट किया उनको छोड़ दिया जाए। और वो डिमांड भी बड़ी अनरियलिस्टिक है पीटीआई की कि वो कैसे इसको छोड़ेंगे। मुझे बताएं, मैंने पहले ही कहा कि उनका एक रिजॉल्व है, उन्होंने उसको एजर्ट करना ही करना है, उसके ऊपर ये रिस्पॉन्स आना था, पहले दिन से ये लिखा हुआ था ऑन द वॉल। दूसरी चीज़ ये कि बानी पीटीआई से आई डोंट नो कौन कम्युनिकेट करता है, इतने सारे चैनल्स हैं जिनके ज़रिए से उनकी बातचीत बाहर आती है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। somebody got to tell him कि ये जो कुछ हो रहा है ना वो उनके लिए अच्छा है, ना उनकी पार्टी के लिए अच्छा है, ना जो लोग पकड़े गए हैं उनके लिए अच्छा है, ना ये मुल्क के लिए अच्छा है। आई एम सेइंग दिस बिकॉज वो अभी तक इंसिस्ट कर रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस की मूव को, अभी तक इंसिस्ट कर रहे हैं, और अभी तक उनके इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल्स से जो चीज़ें पब्लिश हो रही हैं सोशल मीडिया पे उनमें कोई तब्दीली नहीं आई है। वो अभी तक कह रहे हैं हम टारगेट करेंगे। आज शायद हामिद रज़ा खान साहब जो थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम अभी तक रेमिटेंसेस को हेल बेंट हैं टारगेटिंग। तो अगर वो भी बेंट नहीं कर रहे, वो तो कुछ मानने को तैयार ही नहीं है, और इधर से सजाएं होना शुरू हो गई हैं, तो फिर अगेन ये तो सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है कि ये क्या होने जा रहा है। बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री, और उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल सिनेरियो में मैंने 2-3 प्रोग्राम्स पहले ही शायद ये बात कही थी कि आपके ऊपर ये प्रेशर आएगा टू नॉर्मलाइज योर रिलेशनशिप्स विद इजराइल, और उस नॉर्मलाइजेशन के लिए जो उससे भी एक ज़्यादा एक 1 स्टेप लोअर होगा वो ये होगा अपने स्ट्रेटेजिक एसेट सरेंडर करें। एंड देयर वाज अ टाइम, हम लोग तब बहुत छोटे थे जब हम ये बात सुनते थे कि पाकिस्तान के ऊपर एक वक्त ऐसा आएगा, अभी वो सर्कमस्टांसेस बनना शुरू हो गए हैं। तो यूएस से सपोर्ट लेते हुए या यूएस अगर रेस्क्यू कराती है, यहाँ चले इमरान खान ना होते, जरदारी साहब होते, नवाज शरीफ, रेस्क्यू अगर यूएस करेगा किसी को तो वो फिर अपना कोई काम भी लेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे वो काम क्या है वो सोचने की ज़रूरत है। ठीक है आदिल साहब, अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो इस वक्त बड़ी वीक पोजीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है। इनकी टेबल पे है क्या जिसकी वजह से ये कॉन्फिडेंट हैं? इनके जो शराइत हैं वो भी इस तरह से हैं जो कि रियलिस्टिक नहीं है। इसके साथ साथ सिविल नाफरमानी की तहरीक भी वो कहते हैं, ये कॉल भी अभी चलती रहेगी। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि सज़ाएँ भी सुना दी गई हैं, अगली बारी जो है वो मनसूबा साजों की भी हो सकती है। तो हुकूमत एक अलग स्ट्रैटेजी बनाए बैठी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक अलग सोच रख रही है। मेरे ख्याल में तो दोनों खुशफहमी का शिकार हैं। जो तहरीक इंसाफ जब से ये अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का जो रिएक्शन है, या वो रिचर्ड ग्रेनेल जो इमरान खान के हक़ में बयानात भी दे रहा है, इंटरव्यूज़ भी दे रहा है, तो इनका ख्याल है कि शायद एक ऐसा प्रेशर डेवलप हो जाए कि जो है वो इस्टेब्लिशमेंट घुटने टेक दे। तो ऐसी सूरत हाल तो नहीं होती। इस तरह के प्रेशर से अगर रियासतें अपना फ़ैसला तब्दील करने शुरू हो जाए तो फिर तो मामला नहीं चल सकते किसी भी तरह पे। पाकिस्तान पर हमेशा से प्रेशर रहा है, हमेशा से बैरूनी प्रेशर्स आते रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मामले में कोई जो है बैरूनी प्रेशर जो है वो कबूल नहीं किया गया था, और उसमें तो ये भी कहा गया था कि आप फांसी ना दें उनको, लेकिन नहीं माना गया। एस्टैब्लिशमेंट ने उस टाइम फैसला था कि वो सवाल जो ज़ुनैरा की जानिब से उठाया गया कि अगर हम सोच लेते हैं कि मान लिया गया ये प्रेशर जो है ये काम कर गया, तो फिर बदले में क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या डिमांड होगी दूसरी तरफ से?
देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ, ये वक्त और हालात के मुताबिक फैसले होते हैं। जिस किस्म का प्रेशर इस वक्त आ रहा है वो अभी बहुत जो जिसे कहते हैं ना इनिशियल स्टेज पे प्रेशर है। बाज दफा प्रेशर आप किसी को जाहिर नहीं करते और आप उस प्रेशर की बुनियाद पर फैसले करते हैं, रियासतें फैसला करती हैं। जिस किस्म के हालात इस वक्त खित्ते में तब्दील हो रहे हैं, जिस तरह से जो आप मशरिक वस्ता की सूरत हाल देख रहे हैं, उसमें आने वाले दिनों में पाकिस्तान की भी इंपॉर्टेंस उसी तरह होगी। अगर अमेरिका और इसराइल ने फैसला किया है कि उन्होंने ईरान की तरफ जाना है, तो उस वक्त पाकिस्तान की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस होगी और उसमें सऊदी अरब की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस होगी। तो ये कोई ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ किसी की बयानबाजी से या किसी की रद्द-ए-अमल करने से जो है वो चीजें बदल जाएंगी। इसमें बहुत सारे हालात जो है वो जो ग्राउंड रियलिटीज है वो उसमें इन्वॉल्व होती है। अभी तो एक चीज शुरू हुई है, प्रोसेस शुरू हुई है, अभी प्रोसेस शुरू हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों जानिब से खुशफहमी का शिकार नजर है, हुकूमत भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी। हारिस नवाज साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, अमेरिका, उन्होंने मजम्मत की है सिविलियंस को सज़ा सुनाने के हवाले से। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बैरूनी प्रेशर भी है, तो इस प्रेशर से किस तरह से निपटा जाएगा? देखिए, एक तो बात है, ये जो बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, ये नहीं है। ये मुझे बताएंगे व्हाट हैज हैपेंड इन गाजा, जो 50,000 के करीब लोगों को, नहाते लोगों को मार दिया गया। लेबनान में क्या किया, उसके बाद आपके सामने जो ये सीरिया में क्या हुआ है, किस तरीके से वहाँ जाके और उन्होंने इजराइल की फौजों ने जाके कब्जा कर लिया, गोलान हाइट्स पे चले गए, बफर जोन को कब्जा कर लिया। उन्होंने तमाम एड जो ईरान से जाती थी हिजबुल्लाह को और ये लेबनान को और पैलेस्टीन को बहुत सारी स्टॉप कर दिए। सो दे आर गोइंग फॉर ग्रेटर इजराइल डिजाइन, यू मस्ट अंडरस्टैंड। और उसके बाद इसमें जाहिर है कि इसमें हाफ ऑफ मिडल ईस्ट भी शामिल है, ईरान भी खटकता है उनको कि जीत के बाद। बट बेसिक मुल्क एक है जो एक वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क है। पाकिस्तान इज निशाना, वी मस्ट अंडरस्टैंड। और इसके लिए अगर हम इस तरह की बातें अपने मुल्क में करते रहेंगे, मुख्तलिफ अफवाज के खिलाफ उनके मोराल को डाउन करते रहेंगे, अवाम से दूर करते रहेंगे। देखिए, फौज अवाम की ताकत के बगैर कुछ नहीं, यू फाइट एज अ नेशन। इसलिए इस वक्त पे हमें समझना चाहिए, तमाम बातें छोड़ के आप इकट्ठे एज ए कौम खड़े हो जाएं और दोनों चीज़ों की बात करें कि एक कि जी हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं वो हमारे दफा के लिए हैं, वो साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक बैलेंस के लिए हैं, हमारे कोई ऑफेंसिव डिज़ाइन नहीं है और हमारे सारा कुछ इंडिया स्पेसिफिक है। यू हैव गॉट नथिंग एंड डिज़ाइन अगेंस्ट एनीवन। नंबर 2 बात ये कि ये हमारे मुल्क आईन, कानून, आला अदालतें, ये सब मौजूद हैं, जिनके होते हुए अलाउ। हारिस नवाज साहब, आपका जो पॉइंट है वो आ गया है, यानी जो सूरत हाल बनी हुई है, अगर हम बात करें अंदरूनी लिहाज से भी और बैरूनी लिहाज से भी, मशरिक वस्ता की जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, इसमें हमें यूनाइटेड होने की ज़रूरत है और इसमें जल्द से जल्द ये जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर ख़त्म नहीं तो एटलीस्ट कम करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, हमें ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे उस मुलाकात की जो बानी पीटीआई और मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान हुई है, जिसकी बड़ी ख्वाहिश थी बानी पीटीआई को। उस मुलाकात में क्या हुआ जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं और बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मेरी मुलाकात कराई जाए मुज़ाकराती कमेटी के साथ ताकि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो मानी खेज़ रहें और मुझे पता चल सके कि मामला चल क्या रहा है। तो इसी सिलसिले में आज मुलाकात हुई है मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से और इस मुलाकात के बाद साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने बताया है कि एक तो ये कि 31 जनवरी 2025 तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक बानी पीटीआई पहुंचाना चाहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि अपने ऊपर बानी जो हैं बानी पीटीआई कातिलाना हमले और अपने साथ किए जाने वाले नारवा सलूक को पाकिस्तान की खातिर माफ़ करते हैं। और इसके साथ साथ 2 मुतालबात जो उन्होंने रखे हैं वो ये हैं कि एक तो 9 मई पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए और CCTV फुटेजेस सामने लाई जाए और दूसरा मुतालबा ये है कि तमाम जो सियासी असीरान हैं उनकी रिहाई हो सके। तो ये तमाम तर आज मुलाकात में गुफ्तगू हुई है। जुनेरा, बिलाखिर मुलाकात हो गई है मुज़ाकराती कमेटी से बानी पीटीआई की। मुतालबात उन्होंने वही 2 अपने सामने रखे हैं जो इससे पहले भी हमें पता चल रहा था कि वो यही 2 मुतालबात सामने रखेंगे। किस तरह से आप देख रही हैं? वो बड़े दिल के साथ माफ़ी भी दे रहे हैं, कातिलाना हमला जो हुआ है उस पर भी जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है उसको भी वो माफ़ कर रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है? चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों?
वेल वो सीसीटीवी फुटेजेस का कह रहे हैं और असीरान की रहाई का कह रहे हैं, तो उसका तो जवाब ये है कि सीसीटीवी फुटेजेस सामने ला के उसी की बुनियाद पे लोगों को सजाएं हो रही हैं। तो वो कौन सी फुटेजेस हैं जो उनका वर्जन सही प्रूफ करेंगी, अब ये हु वुड डिसाइड कि वो कौन सी वीडियोस हैं जिसका जिक्र वो कर रहे हैं, और वो कौन से कैमरे हैं जिनको वो मानते हैं। तो एक चीज़ तो यहीं पे निगेट हो जाती है उनकी ये वाली शर्त। और असीरान की जो रहाई है वो अब केसेस चलना शुरू हो गए हैं, सो वो भी मुश्किल लग रहा है। 21 जनवरी की उन्होंने डेट दी है, 31 तो पता नहीं 20th को ट्रंप ने आ जाना है उसके बाद, आई डोंट नो, आई एम ओनली स्पेकुलेटिंग। 31 जनवरी हो या मार्च की कोई डेट हो, जिस तरह की सिचुएशन है उसमें डेडलाइन के साथ तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये पता नहीं 6 माह में रिजॉल्व होता है मामला, अगर विल हो तो 2 दिन में भी हो सकता है। सो वो डेडलाइन जो दे रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो अनरियलिस्टिक थिंग। साथ साथ उन्होंने अपनी तरफ से जो जेस्चर दिया है वो दैट इज़ एक्सेप्टेबल, लेकिन साथ ही वो ये भी कह देते कि मैं रेमिटेंसेस नहीं रोकूंगा बिकॉज उससे मुल्क का नुकसान है। मैं नहीं चाहता कि मुल्क की मईशत सफ़र करे, कीपिंग इन माइंड के पहले ही IMF को खतूत और वो सब कुछ वो कर चुके हैं। तो बेसिकली ही इज़ नॉट बजिंग, वो तो बिल्कुल भी कहीं से भी एक स्टेप पीछे लेने को तैयार नहीं है जो अभी तक नज़र आ रहा है। लेकिन मीडिया पे वो सब कुछ नहीं आता जो असल में हो रहा होता है। असल में क्या बातचीत हो रही होती है वो तो पाकिस्तानियों को 10 साल बाद पता चलती है। स्टेट डिपार्टमेंट भी 10 साल के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो खुद ही लीक कर देता है कि ये हुआ था 10 साल पहले, तो हम लोग लीक तो नहीं करते, हम लोगों को पता ही 10 साल के बाद चलता है। सो इतनी मुझे उनकी गुफ्तगू में कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला जिसको वो बहुत अपने लिए लेवरेज कंसिडर कर रहे हों, क्योंकि ऑलरेडी जब जवाबात उनके सामने हैं, सब कुछ शुरू हो गया है प्रोसेस। 31 जनवरी आई एम स्टिल क्यूरियस कि वो डेट उन्होंने क्यों दी है। आदिल साहब, डेडलाइन दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बानी PTI ने अब डेडलाइन दी है, आप किस तरह से देख रहे हैं? और जिस तरह से आप पहले भी बात कर रहे थे कि जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका जेस्चर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो कुछ बदला बदला दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ना, जैसे जैसे वो प्रेशर आया वो फिर खुशफहमी का शिकार हो गए, उनके गुब्बारे में फिर हवा भरनी शुरू हो गई है। वो इस खुशफहमी में कि शायद बैरूनी जो प्रेशर बन रहा है या ट्रंप के आने के बाद रिचर्ड ग्रिनेल जो है वो जब बाज़ाब्ता तौर पर डेजिग्नेशन पे होंगे तो फिर पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। तो वो एक गलत जो है वो फहमी का शिकार है तहरीक इंसाफ। उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जब रियासत ने एक चीज़ का फ़ैसला किया हुआ है, उनको भी रियासत को भी पता था कि जब कि इसके जवाब में किस किस्म का रद्द-ए-अमल आ सकता है। तो एक फ़ैसला उन्होंने किया हुआ है, तो और उसके ये एहसास जो है इमरान खान को होना चाहिए। उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि बातचीत के ज़रिए मामलात को आगे लेके चलें। अगर आप इसी ज़िद पे खड़े रहेंगे कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, वो हुकूमत का इख्तियार है, वो किस तरह से उसको अनाउंस करती है, वो चीफ जस्टिस को ख़त लिखती है, नहीं लिखती है। दूसरा जो है कि वो जो मुलज़म जिनको सज़ाएं हो चुकी हैं फौजी अदालत से, उनकी रिहाई तो किसी तौर मुमकिन नहीं है ना। अब एक कानूनी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, मामला हाई कोर्ट में जाएगा। अगर वो समझते हैं कि जजेस जो है वो उनको रिलीफ दे सकते हैं तो उनको रिलीफ मिल जाएगा। अदरवाइज़ ये प्रोसेस जो है वो उसने तो अब कंप्लीट होना ही होना है। तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को ख़ास तौर पर ग्राउंड रियलिटीज़ का एहसास होना चाहिए। वक्त और हालात के मुताबिक चीज़ों को लेके चलेंगे तो उनको कोई बेहतरी की उनके लिए कोई रास्ता निकल सकता है। अदरवाइज़ अब वो खुशफहमी का शिकार रहेंगे तो वो फिर इसी तरह होगा। वो आज वो अगर वो ये समझते हैं कि इस तरह की बयानियाँ बनाने से या इस तरह के मामला से, इंटरनेशनल प्रेशर से, वो IMF की जो, जैसे मैंने कल फवाद चौधरी को सुना कि उन्होंने कहा कि जी जो कुछ सूरत हाल है इसमें IMF की किस्त लेट हो सकती है। यानी कि आप इनका माइंड तहरीक इंसाफ का पढ़ें कि उनकी कोशिश है कि वो जो मईशत है उसको किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो हुकूमत को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कर रहे, वो रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं। वो उनकी सोच के अंदर ये बात रच बस गई है कि हम हैं तो सब कुछ है और हम नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। तो फिर इसी वजह से जो है गलत नहीं होगा कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं PTI के हुकूमत के साथ, ये सिर्फ ऑप्टिक्स हैं जो यूज़ किया रहे हैं। क्योंकि ब्रिगेडियर साहब, हम अगर देख रहे हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुकूमत जो डिमांड कर रही है अनरियलिस्टिक डिमांड है, PTI जो कर रही है, और हुकूमत कभी भी वो डिमांड एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो फिर मुज़ाकरात का क्या मतलब रह जाता है पीछे? देखिए, इट इज जस्ट अ प्रेशर टैक। जी आप अगर 6 डिमांड रखेंगे
हो सकता है वोटिंग डिमांड आप रीजनेबल वो हैं, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग इट, बट ये कुछ चाहिए कि पुरतशद्दद सियासत से आप कुछ नहीं मिला, ना मुज़ाकरात सवाए इसके कि आपने वो अपने कारकुनों को अननेसेसरी जेलों में भर दिया, उसके बाद उनका वाली वारिस भी नहीं है, उनकी फाइनेंशियल लॉस, गरीब लोग कितने होंगे वो प्रॉब्लम, उनको आपने इधर थका दी कि अब आप कॉल देंगे तो कोई आएगा भी नहीं, और आप इस वक्त वीक विकेट पर हैं, आप कमज़ोर विकेट पर हैं, क्योंकि 26 के बाद आपका काफ़ी हद तक जो है ना वो प्रेशर डाउन ख़त्म हो गया है। इस वक्त हुकूमत बेहतर पोजीशन में, आपको निगोशिएशन करनी चाहिए थी 24 नवंबर को, 23 नवंबर को, ताकि उस वक्त डर भी था कि जी ठीक है कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो आप आगे बातचीत करते, शायद इससे बेहतर आप बार्गेनिंग कर लेते। प्रॉब्लम ये कि अब आपको इस जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसको पॉजिटिव लेके चलें, और हुकूमत को भी चाहिए कि कहीं ना कहीं स्पेस दें पीटीआई को, स्पेस के तौर पे बढ़ाई से जनरली के जो 144 दफ़ा के अगर कोई केसेज हैं, इस तरह के छोटे माइनर केसेज हैं, उनको हुकूमत कैन इग्नोर, उनको अदा से रिलीफ दे के लेके दे सकती है। आप प्रोवोकेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल जो कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ वो नहीं कर सकते हैं, इस चाल की बात नहीं करें, आप उनको ये कहें कि जी आप आइंदा आपको जो बिल्कुल पीसफुल जो जलसा करने हम आपको वो ज़्यादा देंगे, आप जो जहां नॉमिनेट करेंगे रेड जोन को छोड़ के। इसी तरह पीटीआई को भी वो पीटीआई उनसे कहते हैं जी ठीक है जी हम अभी कोई अननेसेसरी इस्लामाबाद की चढ़ाई नहीं करेंगे, ये हम रिवाइज करेंगे, हमारे लोगों को कुछ को रिहा कर दिए, जो मामूली केस के अंदर हुकूमत के पास वो लेवरेज है वो कर सकते हैं, इनका जो फॉरेन मीडिया है, सोशल मीडिया वो कंट्रोल कर लीजिए इतने अरसे के लिए जब तक मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये ना कुछ पुरसदत वाक़यात नहीं होने चाहिए, प्रोवोकेटिव लैंग्वेज नहीं होनी, ये कहीं ना ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स है, इनको लेके आगे आप मुज़ाकरात को लेके आगे फिर आप कह सकते हैं जी आप बात करें। ठीक है, आपको लग रहा है कि दोनों तरफ से लचक का मुजाहरा करना चाहिए, जो ख्यालात आपने पेश किए हैं आई विश के ऐसा हो जाए, लेकिन ज़ुनैरा फैसल के एमडी साहब ये कह रहे हैं कि अब पीटीआई जो है वो पाँव पड़ रही है कि हमारी जो मुतालिबात हैं वो पूरे हो जाए। इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन आज बानी पीटीआई ने मईशत के हवाले से बड़ी एक पॉजिटिव बात की है। वो कह रहे हैं कि मईशत दुरुस्त समत गामजन है और दिवालिया होने से बच गई है, लेकिन तरक्की नहीं हुई, ये उन्होंने कहा है। और अता तारड़ कह रहे हैं अगर वो ये कह रहे हैं कि मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है तो फिर क्या रह जाता है? अता तारड़ तो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है, उनका तो काम ही सिर्फ अटैक्स करना है, लेकिन बानी की जानिब से ये कह देना लेकिन बानी पीटीआई का ये कहना आई थिंक अगर उन्होंने कहा है तो दैट्स वेरी रियलिस्टिक ऑफ हिम, और हम यही बात मुस्तकिल कर रहे हैं कि अगर कुछ बातें ऐसी हैं जो रियलिस्टिक तरीके से हल हो सकती हैं, जो कि हो सकती हैं, वी ऑल नो दैट, अना का मसला ना बनाया बिल्कुल, तो उसमें ये जो बीच में बैरियर्स आए हुए हैं इनको ख़त्म करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जब पीटीआई के लोगों की बानी पीटीआई से मुलाकात होती है, अंदर से उनका जो वो मैसेज लेके बाहर आते हैं उसको वो उसी तरह बयान करते हैं जिस तरह वो जलसे में तकरीर करते थे, उससे दोबारा से री इंडोर्स होता है ये उनका बयानिया कि एक टफ स्टैंड लेना है, एग्रेसिव रहना है, चुप नहीं करना, और उसका फिर हम नतीजा उनकी नेक्स्ट मुलाकात तक देखते हैं कि जितने भी लोग आके मीडिया टॉक करते हैं या टॉक शोज में आते हैं वो वही एग्रेसिव टोन जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। एक दफ़ा अगर ऐसा हो जाए, सिर्फ एक दफ़ा कि उनकी तरफ से ये हो जाए कि वो कहें कि जी प्लीज़ आप लोग टॉक शो में बैठ के ना इदारों के बारे में गलत बात करें, और इदारों में तो फिर सब आते हैं ना आप पार्लियामेंट के बारे में बुरी बात करें, ना आप फौज के बारे में करें, टेपर डाउन करें स्लोली रिकंसिलिएशन के नाम पे, लेकिन आज तक वो नहीं हो पाया। अगर सिर्फ यही हो जाए ना तो बाकी चीज़ें कर्सरी हैं, बाकी चीज़ें बहुत छोटी हैं कि इसको छोड़ दें उसको छोड़ दें, कुछ ये हो जाए वो हो जाए। यहाँ से एक जेस्चर मिलेगा कि वो जो आपका एक बयानिया है जिसमें बहुत एग्रेशन है, जो आपने फ्यूल इन किया है इनटू द माइंड्स ऑफ द पीपल, आप उसको कंट्रोल में लेने को तैयार हैं, और उसको कंट्रोल में सिर्फ यही ले सकते हैं, कोई और नहीं ले सकता। ठीक है आदिल साहब, ज़ुनैरा की बात को कंटिन्यू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिल से ना करे लेकिन प्रिटेंड कर दे कि ऐसा है अपनी बेहतरी के लिए, अपने मफाद के लिए, वो तो उसको भी नहीं देखते। देखिए बानी पीटीआई की यही तो क्वालिटी है कि वो अपने आप को कभी कहीं भी किसी भी हालात में लेट डाउन होने की जो है ना वो नहीं लेट डाउन नहीं करते। वो हमेशा अब हुकूमत पे, अफराद के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर
अपने जो है वो समझते हैं कि वो इनसे ऊपर हैं। आप ये देखें कि अंदर बानी पीटीआई ने ये बात की है कि इकॉनमी जो है बेहतर हुई है, डिफॉल्ट से बच गई है, और वो उमर अयूब जो बाहर आके बिल्कुल उन्होंने इसके उल्ट बात की है। उन्होंने कहा कि कोई इकॉनमी ठीक नहीं हुई जो है वो, बल्कि इकॉनमी का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, हुकूमत के हाथ में नहीं है कि वो इकॉनमी को ठीक कर सके। तो अपनी मर्जी से बयानियां बनाते हैं। इनकी तहरीक इंसाफ के किसी की भी कोई समझ नहीं आती कि किस तरह। तो ये अब बात तो ये है कि आप इमरान खान को देख लीजिएगा, नेक्स्ट जब मुलाकात होगी वो उसमें कोई उनको ये कहेगा कि आपको ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, तो वो बिल्कुल इसके उल्ट एक स्टेटमेंट जारी कर देंगे कि मेरा पहला बयान इस तरह से नहीं था, मैं ये कह रहा था। तो वो यू टर्न तो वो पहले भी लेते रहे, अब भी ले लेंगे। इस बयान से जो है वो हुकूमत को शादियाने तो नहीं बचाने चाहिए कि वो बानी पीटीआई ने तस्लीम कर लिया है कि इकॉनमी बहुत ठीक होगी। इकॉनमी में बहुत सारे मसाइल हैं, हमारी इकॉनमी जो है वो वेंटिलेटर पे थी और हमेशा से है। ऐसी इकॉनमी है कि हर हुकूमत क्लेम करती है कि हमने पता नहीं क्या कुछ कर दिया इकॉनमी के लिए, और जब कोई नई हुकूमत आती है तो वो कहती है कि पिछली हुकूमत बेड़ा गर्क कर गई। अभी भी यही हालात हैं। सिर्फ 4 ममालिक के सर पर तो हमारी इकॉनमी जो है वो चलती है। अगर वो हमें कर्जा देना बंद कर दें तो हमारी इकॉनमी की कोई पोजीशन नहीं रहेगी, और इसी वजह से हमारे बहुत सारे जो फैसले हैं उस पर अंदरूनी और बैरूनी इन्फ्लुएंस होता है, मुल्कों का भी, लोगों का भी। तो जो फैसले आप करने की पोजीशन में ना हो, और लेकिन आप रेक्ट इस तरह से कर रहे हो कि जैसे पता नहीं आप क्या कर सकते हैं, तो ये अभी तो एक जैसे कहते हैं कि एक गुड जेस्चर के तौर पर समझ लें कि इमरान खान ने ये बात की है। अब हुकूमत को भी जो है चीजों को समझ के आगे चलना चाहिए। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अगली जब मुलाकात होगी वो यकीनन इस बात को डिनाई करेंगे कि मेरा मतलब ये नहीं था, जिस तरह से पहले भी होता है। हारिस नवाज साहब, क्या वजह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और ख़ास तौर पे हम ही पीटीआई की बात करें तो वो अपने रवैये में तब्दीली नहीं लेके आते, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा हम्बल होना, थोड़ा सी लचक का मुजाहरा करना उनके मफाद में है। क्या वो ये डरते हैं कि वो नैरेटिव जो उन्होंने बिल्ड किया हुआ है और जिससे उनकी पॉपुलैरिटी है उसमें फ़र्क आएगा? डेफिनेटली दिस इज द मेजर रीजन कि उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया 2022 में जब ये चेंज हुकूमत हुई, और उन्होंने पहले साइफर का लहरा दिया, फिर उसका जी मुझे विक्टिमाइज किया गया, फिर उन्होंने मीर जाफर, मीर सादिक की बहुत फौज के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, एक नैरेटिव बिल्ड किया, और वो नैरेटिव जो लेके चले हैं उससे आज तक उन्होंने उसको तब्दील नहीं किया। इसलिए ही फील कि अगर ये चेंज करेंगे तो शायद मेरे कारकुन खिलाफ हो जाए, बल्कि आई वुड से दे आर ओवर एग्जॉस्टेड। वो खुद परेशान है कि क्या करें। अगर कहीं ना कहीं रिकन्सिलिएशन हो रही है, आपको बड़ा, मैं हर टॉक शो में कहता हूँ कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए, हुकूमत को अनाउंस करना चाहिए। अगर बैठ रहे हैं इसको पॉजिटिव लेके चलें, इसको पॉजिटिव सोच के करें, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे अननेसेसरी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स, सोशल मीडिया, लोकल जो आपके लोग हैं वो इस तरह की कोई बात न करें, और हुकूमत के वज़रा को भी चाहिए कि ना करें, ताकि एक साजगार माहौल हो और पूरी कौम की नजरें इसके ऊपर है। इसलिए आप सेकेंडली जो केसेस मिलिट्री कोर्ट के देर सेपरेट, इनके बाद ये आगे हाई कोर्ट पे जाएंगे, आगे वो दे हैव द रीजन ओपन कोर्ट्स हैं जो डिसाइड करेंगे कर लेंगे। लेकिन इस चीज़ को आप सोचेंगे इसको हमने कैसे लेके चलना है, पॉजिटिव बात करें। पाकिस्तान के लिए हमारा सबका नस्बुलन एक है, चाहे वो हुकूमत, मिलिट्री, ऑपोजिशन, ऑल टुगेदर, कि इसके लिए हम सब ने इकट्ठा खड़ा होना चाहिए, इकट्ठी बात करनी चाहिए और क्लियर कहना चाहिए कि इसके ऊपर सॉवरेनिटी पाकिस्तान के लिए, हमारे स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम के ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये हमारी मिनिमम डिटरेंस है। ये हमारा जो डिफेंस का सारा हमारा फोकस है वो इंडिया स्पेसिफिक है, हमें किसी और मुल्क की तरफ नहीं देखना, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो समझता है कि उनके जो हेजमोनिक डिज़ाइंस हैं उसमें इस पाकिस्तान इज़ अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, जिसकी वजह से इसलिए वो कभी बलूचिस्तान में प्रॉब्लम कर रहे हैं, कभी टीटीपी। ठीक है, यानी ये हमारा जो सिचुएशन बनी है मुल्क की इस वक्त, जो सियासी जमातें हैं उनको इनफरादी अपने मफाद को छोड़कर मुल्की मफाद की खातिर सोचना चाहिए और एक साजगार माहौल पैदा करना चाहिए। नाज़रीन, मेरे पैनल की राय आपने जानी। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।